नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार में हूं श्वेता सिंह। खबरदार में आज हम यूपी के उन किसानों के लिए आई सबसे बड़ी खुशखबरी का विश्लेषण करेंगे जिन किसानों के वोट का कर्ज चुकाने का आधिकारिक फैसला आज यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की पहली कैबिनेट मीटिंग में कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किसानों से चुनावी वादा किया था कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों का कर्ज माफ कर देने का फैसला किया जाएगा। मोदी के कमिटमेंट पर 15 दिन बाद ही सही, लेकिन मुख्यमंत्री योगी और उनकी टीम खरी उतरी। लेकिन कर्ज माफी से जिन किसानों का फायदा होगा उनकी संख्या को लेकर भी कुछ नंबर का खेल हुआ है। ना एंटी रोमियो दस्ता रुकेगा, ना अवैध बूचड़खाने चलने देंगे। बर्बाद फसल के कर्ज से मुक्ति पर मुहर। रामनवमी पर टीम योगी के 9 फैसलों का विश्लेषण। जिस दिन और जिन फैसलों का बेसब्री से यूपी की जनता को इंतजार था, उन फैसलों पर आज मुख्यमंत्री योगी की कैबिनेट की पहली मीटिंग में मुहर लगा दी गई। टीम योगी ने पहली मीटिंग में 9 फैसले किए हैं, जिनमें सबसे बड़ा फैसला यूपी के उन किसानों के लिए जिनकी फसल बर्बाद हो गई और इस फसल के लिए लोन ने किसानों को तबाह कर दिया। योगी कैबिनेट ने किसानों के लिए 30,729 करोड़ रुपए की कर्ज माफी का ऐलान किया है। ये यूपी के 92.5% यानी करीब 2 करोड़ 15 लाख किसानों के लिए खुशखबरी है। जिन किसानों ने 1 लाख रुपए तक का लोन अपनी फसल के लिए बैंकों से लिया है, सिर्फ यही नहीं, 7 लाख उन किसानों का कर्ज भी माफ किया जाएगा जो बैंकों के लोन नहीं चुका पाए। कुल मिलाकर योगी कैबिनेट ने किसानों के लिए यूपी में 36,359 करोड़ रुपए की कर्ज माफी पर मुहर लगा दी। किसानों की जो कृषि क्षेत्र में है, जो फसली जो उन्होंने ऋण लिया था, उनको इससे लाभ मिलेगा और वो अर्थव्यवस्था जो उनकी बिगड़ गई थी, और अर्थव्यवस्था जो एक जीडीपी का एक ग्रोथ हिस्सा होता है, और कृषि क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अंदर कोई 77-78% पड़ता है जीडीपी का हिस्सा, उसमें ये लाभ मिलेगा। उनको मुख्य धारा में वापस आने का फायदा मिलेगा। यानी यूपी के किसानों के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमिटमेंट की थी, उसे पूरा करने में टीम योगी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही खरी उतरी। यह अलग बात है कि पहली कैबिनेट मीटिंग के लिए 15 दिन का वक्त लग गया, लेकिन मोदी का किया वादा योगी ने पूरा कर दिया। सरकार गठित होने के बाद उसकी पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी। मैं आपको वादा करता हूं कि पहली मीटिंग में ही किसानों के कर्ज माफी का निर्णय कर लिया जाएगा। किसानों के वोट के कर्ज को उतारने के ऐलान के साथ साथ गेहूं और आलू की फसल के लिए भी बड़े ऐलान योगी कैबिनेट की पहली मीटिंग में किए गए। इस सीजन में 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जाएगी। मांग के अनुसार हर जिले में गेहूं की खरीद के केंद्र खोले जाएंगे। करीब 5,000 केंद्रों के जरिए यूपी में गेहूं की खरीद की जाएगी। सरकार ने किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाने का भरोसा दिया है। आलू किसानों की समस्या को देखने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। आलू किसान को उसकी फसल की वाजिब कीमत दिलाने के प्रयास होंगे। हमारे किसानों को आलू की बहुत दिक्कत रहती है। आलू की पैदावार बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है। उसके लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी की अध्यक्षता में 3 लोगों की कमेटी बनी है। इस बात का अध्ययन करेगी कि आने वाले समय में हम आलू पैदा करने वाले किसान को किस तरह से राहत दे सकें। किसानों के साथ साथ ही योगी कैबिनेट ने यूपी में उद्योग को रफ्तार देने के लिए भी बड़े फैसले किए हैं। नई उद्योग नीति बनाने का फैसला पहली ही कैबिनेट मीटिंग में हुआ है। नई उद्योग नीति के लिए 5 मंत्रियों का समूह बनाया गया है। इस मंत्री समूह के अध्यक्ष डिप्टी सीएम केशव मौर्य होंगे। दूसरे राज्यों की उद्योग नीति का अध्ययन करेगी यूपी सरकार। उद्योग लगाने, निवेश लाने और रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी तादाद में पूंजी निवेश हो,
यहां पर उद्योग आए, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को प्रदेश से नौकरी के लिए बाहर ना जाना पड़े। उसके लिए एक नई उद्योग नीति बनाने का फैसला किया है। किसानों की कर्ज माफी का ऐलान और उद्योग व्यापार रोजगार पर नई नीति बनाने के लिए मंत्री समूह के गठन के साथ कैबिनेट में योगी सरकार के चर्चित एंटी रोमियो दस्ते पर भी चर्चा हुई और जो बीजेपी का चुनावी वादा भी था। योगी सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद यह साफ कर दिया कि एंटी रोमियो दस्ता रुकेगा नहीं, लेकिन इस दस्ते के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। सभी पुलिस अधिकारियों से कहा गया है कि महिला पुरुष मित्र को अनावश्यक परेशान ना करें। किसी भी निर्दोष से परिचय पत्र मांगना, उत्पीड़न करने पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। एंटी रोमियो दस्ता बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। किसी पार्क में या किसी सार्वजनिक स्थल पर या किसी रिक्शे में या किसी कॉलेज में या किसी अन्य जगह अगर बैठे हैं तो अनावश्यक रूप से उनका आई कार्ड मांगना या उनसे पूछताछ करना, अगर इस तरह की कोई शिकायत पाई जाएगी तो उनके खिलाफ भी, अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एंटी रोमियो दस्ते के अलावा अवैध बूचड़खानों को बंद करने का भी बीजेपी का चुनावी वादा पहली कैबिनेट मीटिंग में 9 फैसलों में शामिल रहा। योगी ने शपथ लेते ही अवैध बूचड़खानों को बंद करने के लिए पूरे यूपी में पुलिस और प्रशासन से एक्टिव करने को कहा था, जिसका व्यापक असर देखा गया और इसे लेकर 5 दिन तक हड़ताल के बाद मीट कारोबारियों ने भी सीएम से मुलाकात की थी, जिसके बाद हड़ताल खत्म हो गई थी। लेकिन आज योगी कैबिनेट ने साफ कर दिया है कि अवैध बूचड़खानों को यूपी में चलने नहीं दिया जाएगा। 26 अवैध बूचड़खानों को पिछले 15 दिन में बंद किया गया। बूचड़खानों पर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश का ही पालन होगा। अवैध बूचड़खानों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आज कैबिनेट ने भी उस पर मोहर लगाई कि कोई चीज जो अवैध स्लॉटर हाउस चल रहे हैं उसको नहीं चलाया जाएगा और इस दिशा में जो भी सुप्रीम कोर्ट का और एनजीटी का आदेश है उसको ये सरकार फॉलो करेगी, जिसको कहते हैं लेटर एंड स्पिरिट के अंदर। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। यानी योगी कैबिनेट अपने चुनावी वादों और फैसलों पर अटल है। 9 बड़े फैसलों में गाजीपुर में स्टेडियम बनाने का फैसला भी शामिल है। हालांकि किसानों की कर्ज माफी को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। खास तौर पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इसे किसानों के साथ धोखा बताया है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। योगी कैबिनेट की पहली मीटिंग में हुए फैसलों की जानकारी देने के लिए आज योगी सरकार के 2 बड़े मंत्री श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह मीडिया के सामने आए थे, लेकिन कर्ज माफी के फैसले में आंकड़े कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं दे रहे। हमारे साथ योगी सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह हैं। कर्ज माफी के फैसले में इतने आंकड़े जुड़े हुए हैं कि कुछ समझना मुश्किल हो रहा है। स्पष्टीकरण चाहेंगे सिद्धार्थनाथ जी, किसको छूट मिल रही है, कौन कौन छूट गया है? देखिए, इसमें फायदा जो है वो उन किसानों के है जो लघु और सीमांत हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल एंड स्मॉल किसान जो कहते हैं, उनको है। वो 2 करोड़ 15 लाख किसान हैं उत्तर प्रदेश में। उनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी बद से बदतर, और उसका कारण भी है कि अभी सूखा भी पड़ा, बाढ़ भी आए, ओलावृष्टि भी हुई, इनसे उन लोग का नुकसान हुआ। उन लोगों ने लोन लिया था, अनेक कोऑपरेटिव से लिया, बैंकों से लिया, इन लोग से लिया था। वो धनराशि फसल के लिए जो ली थी, मैं फिर से उसको रिपीट करता हूँ, जो फसल के लिए ली थी, ना ही किसी और चीज़ के लिए। कोई ट्रैक्टर ले रहा है, इनकी सब चीज़ों के लिए नहीं, जो फसल के लिए ली थी वो लगभग कोई जाके 30,500 करोड़ तक की बनती है। वो हम लोग ने माफ़ किया है। और साथ साथ कुछ किसान जो है, 7 लाख किसान जो है, उन्होंने लोन लिया था। उन लोग का लोन जो था कुछ प्रोडक्शन के लिए हो सकता है, इन चीज़ों के लिए था, वो एनपीए बन गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वो 7 लाख किसान और हैं, उनको इसमें हम लोग ने अलग से जोड़ा है। उनका भी हम लोग ने ऋण माफ़ किया है, जो कि 5,600 करोड़ के लगभग है। तो सब कुछ मिलाकर 36,500 करोड़ तक की हम लोग ने ये लोन माफ़ी करी है।
नहीं, अब तक जितने किसानों से हम बातचीत कर रहे हैं उन्होंने समर्थन किया है सरकार के फैसले का, लेकिन अखिलेश यादव बहुत नाराज हैं, कह रहे हैं कि आपने धोखा कर दिया है। चुनाव के वक्त कहा कि सभी किसानों के सभी कर्ज माफ किए जाएंगे, अब कंडीशंस अप्लाई हैं। नहीं, हमने कोई कंडीशन नहीं अप्लाई करे। अखिलेश जी विद्वान व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने 5 साल तक की परिवार के नाम पे अपना राज्य को काफ़ी लूटा, उनको सबक मिल चुका है। मगर वो कहीं हम लोगों का जो निर्णय हमने अपने संकल्प पत्र में जो लिखा था उसको पढ़ लेंगे तो जो हमने कहा था उसको पूरा किया है। लेकिन यूपी में किसानों की कर्ज माफी पर एक बड़े भ्रम की स्थिति तब बन गई थी जब मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कर्ज माफी के दायरे में आने वाले किसानों की संख्या 2 करोड़ 15 लाख बताई। और उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के प्रेस नोट के मुताबिक जिन किसानों को कर्ज माफी से फायदा होगा उनकी संख्या 86 लाख बताई गई। पहले आपको सिद्धार्थनाथ सिंह की बात सुनाते हैं कि उन्होंने मीडिया के सामने क्या कहा। 2 करोड़ 30 लाख जो किसान है उसमें 92.5% जो निकलता है 2.515 2 करोड़ 15 लाख लघु और सीमांत किसान हैं। उनका हम लोगों ने जो ऋण माफ किया है वो है 30 करोड़ 739 करोड़ रुपए की है, 30729 करोड़। लेकिन मंत्री जी से उलट यूपी सरकार का प्रेस नोट यह बताता है कि यूपी में कर्ज माफी की योजना से 86 लाख किसानों को फायदा होगा। हम आपको इस प्रेस नोट की तस्वीर दिखाते हैं जिसमें लिखा है कि 31 मार्च 2016 तक लिए गए किसानों के फसल के कर्ज को माफ किया गया, जिसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए प्रति किसान है। लेकिन इसमें साफ तौर पर लिखा है कि कर्ज माफी की योजना से 86 लाख छोटे किसानों को फायदा होगा। सवाल यही है कि क्या मीडिया के सामने मंत्री जी अति उत्साह में बढ़ा चढ़ाकर नंबर बता गए? लेकिन नंबर पर इस भ्रम के बावजूद किसानों की कर्ज माफी का बड़ा फैसला योगी सरकार ने लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे को पूरा किया है जो उन्होंने चुनाव के दौरान यूपी के किसानों से किया था। हमने उत्तर प्रदेश के किसानों से बात की है कि आखिर वो योगी कैबिनेट के इस फैसले को कितने नंबर दे रहे हैं। योगी कैबिनेट की 9वीं पर 9 फैसलों पर ग्रामीण इलाकों में क्या प्रतिक्रिया है ये जानने के लिए हम लोग आए हैं मलियाबाद क्षेत्र के माल ब्लॉक और यहाँ पे तमाम गांव वाले यहाँ पे हैं हम लोग के साथ। जी काफी अच्छा फैसला है और चूंकि ये काफी बड़े रूप में सरकार को फैसला लेना था इसलिए जो किसानों का कर्जा माफ हुआ है, मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से मदद नहीं हो पाई है लेकिन फिर भी एक अच्छी शुरुआत है और ये फैसला जो है मतलब हमें अच्छा लग रहा है। कुछ किसान कह रहे हैं कि हमारे ट्रैक्टर का भी बिल है, कर्जा है, बिजली का भी कर्जा है, भैंस का भी कर्जा है, वो माफ नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है सिर्फ फसली ऋण है वो माफ होगा। ये फसली ऋण जो सरकार ने माफ किया है स्वागत करने के लिए, इसमें छोटे किसान भी आ जाएंगे। बड़े किसान तो किसी न किसी तरीके से अपना कर्जा अदा कर ले। ट्रैक्टर या अन्य जो बड़े उपकरण हैं तो बड़ी हैसियत वाले किसान होते हैं वो उनके जरूरी नहीं, लेकिन छोटे किसान जो अभी पिछले बार फसल बर्बाद हुई उनका फायदा पहुंचा है। वादा पूरा हुआ, लड्डू खाने का मौका है कि अभी आगे खाएंगे जबकि कृषि में जो है देश अग्रसर हो जाएगा? नहीं मैडम, लड्डू खाने का तो बहुत अच्छा है, किसानों का कर्जा माफ हुआ है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा कहना ये है कि अगर योगी जी कुछ किसानों की बिजली का बिल माफ करते तो और अच्छा रहता, क्योंकि मोस्टली किसान बिजली के बिल से परेशान। 3 साल पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, जिस तरह से उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया है, मुझे ये लग रहा है कि योगी जी को इसीलिए लाया गया कि यूपी का भी विकास हो और आज पहली कैबिनेट बैठक में जो इन्होंने फैसले किए हैं वो स्वागत योग्य है। खबरदार में अब हम गाय के प्रति हिंदुस्तानी मुसलमानों के मन में उत्पन्न होती गाय माता वाली छवि का सचित्र वर्णन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक कविता की कुछ लाइनें सुनाना चाहते हैं। मुझ में गीता का सार भी है, एक उर्दू का अखबार भी है, 100 में से 14 हूं, लेकिन 14 ये कम नहीं पड़ते हैं, मैं पूरे 100 में बसता हूं, पूरे 100 मुझ में बसते हैं। ये कविता है हिंदुस्तानी मुसलमान, जो आजकल सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है, जो ये बताती है कि हिंदुस्तानी मुसलमान होने का मतलब क्या होता है। आज हिंदुस्तानी मुसलमान होने की एक और मिसाल सामने आई है। अजमेर दरगाह के प्रमुख दीवान ने सभी मुसलमानों से अपील की है कि वो देश में अमन की खातिर गोमांस खाना छोड़ दें। जो लोग मुसलमानों को गाय का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं उनके लिए यह खबर बड़ा सबक है।
अजमेर दरगाह के प्रमुख दीवान की अपील गाय के प्रति हिंदुस्तानी मुसलमानों के मन में बढ़ती श्रद्धा का प्रतीक बन गई है। हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से मेरी अपील है कि वो बराए मेहरबानी दूसरे मजहब की आस्था का ख्याल रखते हुए इस तरह के तनाज़े को खत्म करने के लिए, हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ये बीफ खाना छोड़ दें। तो क्या हिंदुस्तान के मुसलमान भी गाय को दिल से गाय माता का दर्जा देने के लिए राजी हैं? क्योंकि अजमेर दरगाह के प्रमुख दीवान सैयद जैनुल आबिदीन की अपील का सार तो यही निकलता है, जो देश में अमन की खातिर हिंदुस्तानी मुसलमानों के दिलों में गोवंश से प्रेम की अलग जगाने की हसरत का इजहार कर रहे हैं। अगर बीफ को लेकर के कोई गलतफहमी है या किसी की आस्था को ठेस पहुंचती है तो वो नहीं होनी चाहिए। हम उसका आस्था का आदर करते हैं और ये मैं अपने खानदान से शुरू करता हूँ कि मेरे खानदान में पहले चीज़ तो ये कि बीफ खाया नहीं जाता, लेकिन जो मेहमान वगैरह दूर दराज से आते हैं उनके लिए जिस किस्म की चीज़ें वो दस्तयाब होती हैं उस वक्त मुहैया होती हैं, वो उनको पेश की जाती हैं। इसलिए मैं सबसे पहले अपने खानदान से शुरू करता हूँ कि बीफ का गोश्त आज के बाद में हमारे खानदान में नहीं खाया जाएगा। गाय देश के हिंदुओं के लिए पवित्रता की निशानी है। हिंदू गाय की पूजा करते हैं। अगर देश के मुसलमान हिंदुओं की भावनाओं का आदर करते हुए गोमांस से परहेज करने लगे तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। इसीलिए अजमेर दरगाह के प्रमुख दीवान की दिली ख्वाहिश है कि गोवंश की भलाई के लिए देशव्यापी कानून बनाने में और देर नहीं की जानी चाहिए। जब भारत की गरीब मुस्लिम आबादी का बड़ा तबका पौष्टिक आहार के लिए बीफ का सेवन करता है, क्योंकि ये चिकन मटन की तुलना में सस्ता होता है, ऐसे में अजमेर दरगाह के प्रमुख दीवान जिस तरह खुलकर गाय से प्रेम का इजहार कर रहे हैं वो अपने आप में काबिले तारीफ है। क्योंकि ये भ्रम अब तक कायम है कि इस्लाम धर्म में गाय के वध की इजाजत है, लेकिन सच ये है कि इस्लाम में गाय को चौपायों यानी 4 पैरों वाले जानवरों की सरदार कहा गया है। इस्लाम धर्म ग्रंथों के मुताबिक गाय के गोश्त से कई तरह की बीमारियां होती हैं। गाय का दूध दवाई की तरह होता है और गाय का घी रसायन की तरह। इस्लाम में ये भी जिक्र है कि गाय का दूध और घी शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए बहुत अच्छा और जरूरी है, लेकिन गाय का मांस सेहत को नुकसान करने वाला है। यानी इस्लाम के किसी धार्मिक ग्रंथ में गोवध और गोमांस को जायज नहीं बताया गया है। अजमेर दरगाह के प्रमुख दीवान ने तो बस हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस्लाम में गाय को प्रेम करने का पाठ याद दिलाया है। इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान का मुसलमान देश में अमन की खातिर बलिदान देना बखूबी जानता है। हिंदुस्तानी मुसलमानों ने एक बार फिर गोमांस को देश हित में छोड़ने का विचार बना लिया है। हमारे हिंदू भाइयों के जो मजहबी जज्बात अगर गाय से जुड़े हुए हैं तो मुसलमान भी उसका एहतराम करते हैं। मुसलमानों में गौ कुशी नहीं है। बीफ के मुतालिक आजकल जो किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं तो हमें चाहिए कि उसको थोड़ा सा दूरी इख्तियार करे बीफ खाने से। मैं चाहता हूँ, लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, तमाम लोगों से, तमाम हिंदू मुसलमान खाली मुसलमान ही दिखाते हैं, हिंदू भी बड़ी कसीर तादाद के अंदर लोग जो हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि इसको तनाज़ खत्म करने के लिए इस पर परहेज करें इस चीज से। गोमांस के खिलाफ दिलों में आग लिए घूम रहे कट्टर गाय प्रेमियों के लिए हिंदुस्तानी मुसलमानों के मन में गाय के प्रति आस्था को पचा पाना मुश्किल हो रहा होगा। हिंदुस्तानी मुसलमानों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बात अगर गंगा जमुनी तहजीब की हो तो वो मिसालें पेश करने से पीछे नहीं हटते। समाज के अंदर सौहार्द का वातावरण बनेगा अगर पूरा समाज इकट्ठा होकर एकजुट होकर तय कर ले कि वो गौवध का विरोध करेगा, गौकशी का विरोध करेगा, तो इससे सौहार्द का वातावरण पूरे देश में बनेगा। हिंदुस्तानी मुसलमानों के मन में पनपता गाय प्रेम उस कथित कट्टर गो सेवकों के लिए सबक है जो गाय को बचाने के नाम पर खून खराबे तक पर उतर जाने में अपनी शान समझते हैं और गोमांस को जन भावनाओं से खिलवाड़ का जरिया बनाते हैं। अजमेर से चंद्रशेखर के साथ देवंकुर, जयपुर, आज तक। अजमेर दरगाह के प्रमुख दीवान ने देश के मुसलमानों से गोमांस छोड़ने की अपील करके ये भी याद दिलाया है कि गाय सिर्फ हिंदुओं की माता नहीं है बल्कि इस्लाम में भी गाय पवित्र है। इतिहास गवाह है कि हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों बनाने वाले ज्यादातर मुगल शासक भी गो हत्या के खिलाफ थे। बाबरनामा में लिखा है कि कोई तब तक हिंदुस्तान पर शासन नहीं कर सकता जब तक कि वो गो हत्या पर रोक न लगाए।
बाबरनामा इस बात का सबूत है कि ज्यादातर मुगल काल में गो हत्या पर प्रतिबंध था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के शासनकाल में तो गो हत्या करने वाले के हाथ काट दिए जाते थे। लेकिन वक्त के साथ हिंदुस्तान के मुसलमानों के मन में यह बात गहरे तक बिठा दी गई कि गो हत्या इस्लाम में जायज है। हालांकि अब हिंदुस्तान के मुसलमान गोमांस छोड़ने का मन बना रहे हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान समझ चुके हैं कि जिस वजह से हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारे में दरार पड़े, उस वजह को जड़ से उखाड़ फेंकने की पहल करना जरूरी है। कश्मीर में सेना और पुलिस के जवानों पर पत्थर बरसाते कश्मीरी नौजवानों को तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन आज हम आपको कश्मीर के उन नौजवानों से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने हाथों में कश्मीर के उज्जवल भविष्य की मशाल उठा रखी है। सोमवार को कश्मीर के बारामूला जिले में भारतीय सेना का भर्ती कैंप लगा तो अलगाववादियों की सेना में भर्ती का बहिष्कार करने की अपील का कश्मीर के अमन पसंद नौजवानों पर कोई असर नहीं पड़ा। हजारों कश्मीरी नौजवान दिल में देश सेवा की भावना लिए सेना में शामिल होने के लिए पहुंच गए। ये कश्मीर के हिंसा वाले माहौल में ताजा हवा के झोंके को महसूस करवाने वाली खबर है। एक तरफ कश्मीर के पत्थरबाज, और दूसरी तरफ कश्मीर के भाग्य विधाता। कश्मीर किसे चुनेगा? वो जो अपने हाथों में पत्थर उठाते हैं या फिर ये जो अपने हाथों से कश्मीर की किस्मत संवारने का जज्बा रखते हैं? ये कश्मीर के वो युवा हैं जो पत्थरबाजी वाली सोच को पछाड़ते हुए भारतीय सेना में भर्ती के लिए जी जान लगा रहे हैं। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में सोमवार को सेना में भर्ती के लिए कैंप लगा तो कश्मीर के हजारों नौजवान अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। ये कश्मीर के असली चेहरे हैं जो किसी नकाब के पीछे नहीं छिपे। इन चेहरों पर सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का जज्बा साफ दिखाई दे रहा है। आतंकवादी बुरहान वानी की मौत के बाद से कश्मीर घाटी अशांत है। जगह जगह एनकाउंटर और पत्थरबाजी की घटनाओं के बीच सेना की भर्ती में कश्मीरी नौजवानों की दिलचस्पी दिखती है कि अगर रोजगार मिले तो देश की खातिर कुछ कर गुजरने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कश्मीरी युवा आतंकवाद और पत्थरबाजों को दरकिनार कर विकास के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये तस्वीरें गवाही देती हैं कि बेरोजगारी से जूझ रहे कश्मीरी युवा मजबूरी में पत्थर उठाते हैं और मौका मिलने पर कश्मीर के रक्षक बनने में एक पल नहीं गंवाते। हम ही करते हैं वो पथराव, हम भी करते हैं और हम ही भर्ती भी आ जाते हैं, हम भी सब कुछ करते हैं। वो हमारी गलत ख्वाहिश है, हमको वो नहीं करना चाहिए, हमको अच्छे से काम करना चाहिए। जब हम बेकार घर पे होते हैं इसलिए हम स्टूडेंट पेल्टिंग के लिए जाते हैं। जब हम सिलेक्ट हो गए तो हम कहाँ स्टूडेंट पेल्टिंग के लिए जाएं? सेना भी कश्मीर के नौजवानों के मन में सैनिक बनने के जज्बे से उत्साहित है। इतने टेंशन भरे माहौल में भी कश्मीर के युवाओं के मन में देश सेवा की मशाल जल रही है। रेस्पॉन्स जो है अभी तक का बहुत अच्छा है। तकरीबन 19,000 एस्पायरिंग कैंडिडेट्स ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है और ये एक बहुत अच्छा और बढ़िया रेस्पॉन्स है, जो कि ये दर्शाता है कि जो यहाँ का यूथ है वो स्टेट और गवर्नमेंट सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहता है और देश की सेवा करना चाहता है। क्या नाम है आपका? आरिफ। तो खुद वॉलंटियर किया ज्वाइन आने के लिए या किसने भेजा आपको या माँ बाप ने? बहुत वेरी गुड। पास करता है कैंडिडेट, उसका रिटन एग्जाम होता है और रिटन एग्जाम का थोड़ा तैयारी करना है आप लोगों ने। कश्मीर के नौजवानों का सेना में भर्ती होने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आगे आना यहाँ के बिगड़े हालात और कश्मीर दोनों के लिए शुभ संकेत तो है ही, साथ ही कश्मीर को नफरत की आग में सुलगाने की कोशिश में लगे रहने वालों के दिलों में आग लगाने वाले भी। अशरफ वानी, बारामूला, आज तक। इन तस्वीरों को देखकर पूरे देश का हौसला बढ़ता है।
खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।